हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कंटेंट के ऊपर जो मेरा भी फेवरेट है, दैट इज द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923। वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट इसलिए लाया गया था ताकि जो वर्कर हैं या लेबर हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनको फाइनेंशियली प्रोटेक्ट किया जाए। इन केस ऑफ एक्सीडेंट, कोई कैजुअलिटी हो जाती है, कुछ या मिसहैपनिंग हो जाती है ऑन द जॉब वर्कर के साथ में, तो उस समय उसको कैसे कंपनसेट कराया जाए। तो एम्प्लॉयर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट क्या सपोर्ट करेगी कंपनसेट करने के लिए, कंपनसेट में क्या क्या पैरामीटर्स आएंगे, किन किन केसेस में कंपनसेशन मिलेगा और कंपनसेशन की कैलकुलेशंस कैसे होती है। ये सारी चीज़ें आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा यहाँ पे कि मीनिंग क्या है, फिर उसकी इम्पोर्टेंस क्या है और कैलकुलेशंस क्या है कंपनसेशन की। क्योंकि ये एक नॉर्मल फिनोमेना है जो हर वर्कर और लेबर के साथ होता रहता है, तो उसको कंपनसेशन मिलना भी ज़रूरी है। दैट इज़ दी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर एज वेल एज गवर्नमेंट टू कंपनसेट देयर एम्प्लॉइज। सबसे पहले स्टूडेंट बात करूंगा डेफिनेशन की कि वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 है क्या। ये एक इम्पोर्टेंट लेजिस्लेशन है, एक एक्ट है जो लाया गया था वर्कर के लिए, जिसका मेन पर्पस या मेन एम था फाइनेंशियली प्रोटेक्शन देना वर्कर्स को, लेबर्स को, इन केस ऑफ इंजरी, एक्सीडेंट या किसी कैजुअलिटी की कंडीशन में। एंड दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर एंड गवर्नमेंट टू पे द कंपनसेशन अमाउंट टू देयर एम्प्लॉयज। अगर किसी एम्प्लॉय के साथ में कोई दुर्घटना हो जाती है, एक कैजुअलिटी हो जाती है, तो उस केस में उस एम्प्लॉय को हर्जाना मुआवजा कंपनी दे सके। ये एम्प्लॉयर की ड्यूटी थी, इसीलिए एक्ट, ये लेजिस्लेशन लाया गया ताकि वर्कर्स या लेबर्स को, एम्प्लॉयज़ को फाइनेंशियली प्रोटेक्शन मिल सके, उनके साथ प्रॉब्लम नहीं आए इन चीज़ों में। यहाँ थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट की 1923 की, कि एक्ट अमेंडेड हुआ, रीनेम्ड हुआ, एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट के नाम से फिर लाया गया। और सबसे पहली बात कि इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि एम्प्लॉयज़ के केस में उनके साथ कोई भी फाइनेंशियली चीटिंग ना हो, उन्हें प्रॉब्लम ना हो। इन केस ऑफ इंजरी, एक्सीडेंट, उनको कंपनसेशन मिल सके। अगर किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को मुआवजा पैसा मिले, या उसकी फैमिली में किसी को उसकी वजह नौकरी भी मिले। तो ये सारी चीज़ें थी जो डिपेंडेंट हैं फैमिली में, वर्कर के या लेबर के साथ में, उन्हें दिक्कत ना आए इन केस ऑफ डेथ। लेकिन अगर कोई पार्शियल डिसेबलमेंट या दुर्घटना में हाथ कट गया, चोट लग गई, तो उसका मुआवजा मिलना ज़रूरी है। यही इस एक्ट का मेन पर्पस था, फाइनेंशियली सशक्त करना लेबर को, एम्प्लॉयज़ को। ये एस्टैब्लिशमेंट किया गया जिसके अंदर ESI, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के आउटसाइड की सारी चीज़ें इसके अंदर कवर की गई, ताकि एम्प्लॉयज़ के साथ में कोई भी दिक्कत ना आए फाइनेंशियली। क्योंकि जब तक आप स्वस्थ हैं तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब इंजरी हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, डेथ हो जाती है, तो जो डिपेंडेंट है उनके ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज़ का। तो ये लॉ, ये एक्ट, लेजिस्लेशन लाया इसलिए गया था ताकि प्रोटेक्शन मिले प्रॉपर लेबर को और वर्कर को फाइनेंशियली। मेजर ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं इस एक्ट को बनाने के पीछे या लाने के पीछे, तो वही है, चाहे मेल एम्प्लॉय हो चाहे फीमेल हो, या उससे रिलेटेड डिपेंडेंट्स। क्योंकि घर में कमाने वाला एक होता है और खाने वाले कई लोग होते हैं। एक बंदे के ऊपर पूरी फैमिली डिपेंडेंट होती है लेबर या एम्प्लॉयज़ के केस में, और उसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाए, कोई हादसा हो जाए, तो पूरी फैमिली को सफ़र करना पड़ता है। तो फाइनेंशियली कम से कम इतना हो कि उसकी फैमिली को मुआवजा मिले, वो अमाउंट या पैसा मिले ताकि उनका गुजारा चल सके। अराइजिंग ऑफ द एंड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और कई बार तो एम्प्लॉयमेंट भी देती है गवर्नमेंट में। आप देखते हो कि मृतक आश्रित जॉब मिलती है, अब खत्म हो गई है भाई गवर्नमेंट जॉब्स में भी 2004 के बाद, लेकिन 2004 से पहले यही प्रावधान था कि अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसके बेटे को, या बेटी अगर अनमैरिड है तो उसको जॉब दी जाए, या वाइफ को जॉब दी जाए। और आपने ऐसे कई एग्जाम्पल देखे होंगे जहाँ पे लोग डेथ के बाद उनके घर वालों ने उसके बदले नौकरी की है, पेंशन फंड भी मिला है और भी पैसे मिलते हैं, गवर्नमेंट देती है। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और प्राइवेट एम्प्लॉई है तो एम्प्लॉयर उसको पेमेंट देता है। तो डेथ और डिसेबलमेंट दो तरह का होता है, पार्शियल और टोटल। उस केस में भी ये चीज़ डिफाइंड हो कि अगर पार्शियल डिसेबलमेंट है तो कितना अमाउंट मिलेगा एम्प्लॉय को या वर्कर को, टोटल डिसेबलमेंट है तो कितना मिलेगा, और डेथ हो जाती है तो कितना मुआवजा या हर्जाना मिलेगा उस एम्प्लॉय को या उसकी फैमिली डिपेंडेंट्स को।
तो ये बेसिक ऑब्जेक्टिव था इस पर्टिकुलर लॉ लेजिस्लेशन को इम्प्लीमेंट करने का, लाने का। यहाँ स्कोप एंड कवरेज की बात करते हैं, इस लॉ में क्या क्या चीज़ें कवर हैं। ये एक्ट पूरे इंडिया के ऊपर लागू था, सारी इंडस्ट्रीज के ऊपर लागू था, सारी इंडस्ट्रीज ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर लागू था। द वर्कमैन हुज ऑक्यूपेशन हजार्डियस शुड बी इंक्लूड विद द स्कोप ऑफ दिस एक्ट। कुछ ऐसी टिपिकल जॉब्स हैं जहाँ पे ये चीज़ें रिस्क होता है, जिन जॉब्स में उनको भी इस लॉ में इंक्लूड किया गया था। पता है दुर्घटना होनी है, अभी नहीं 2 साल बाद 4 साल बाद, लेकिन फिर भी इस एक्ट के अंदर उसको कवर किया गया। वर्कमैन एम्प्लॉयड किया गया ये फैक्ट्रीज में, माइंस में, प्लांटेशंस की जॉब्स में, ट्रांसपोर्ट एस्टेब्लिशमेंट में, कंस्ट्रक्शन वर्क, रेलवे, शिपयार्ड, सर्कसेस में भी ये था, अगर ये चीज़ें देखी जाए तो। जबकि रिस्की जॉब्स हैं, लेकिन फिर भी ये एक्ट के अंदर सारी चीज़ें, जॉब्स कवर थी, एम्प्लॉयज कवर थे। तो एम्प्लॉयमेंट सेफ्टी के लिए ये एक्ट बनाया गया था, ताकि एम्प्लॉयर या वर्कर को किसी भी तरह की फाइनेंशियली प्रॉब्लम ना हो इनके केस ऑफ कैजुअलिटी या एक्सीडेंट, जो मैं आपको बता रहा हूँ इतनी देर से। तो ये एक्ट का स्कोप है, कवरेज इतना बड़ा एरिया कवर करती थी, सारी फैक्ट्री, सारे प्लांट, सारी माइंस, ट्रांसपोर्टेशन, कंस्ट्रक्शन, रेलवे, शिप, सर्कसेस, सारी चीज़ें कवर होती हैं इस लॉ के अंडर। तो सारी इंडस्ट्रीज को कवर किया है, उनके एम्प्लॉयज़ को कवर किया है, वर्कर को कवर किया है। यहाँ पे ये 4 चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है इस लॉ के अंदर, जो लेजिस्लेशन के अंदर इसकी जिसके बेस पे मुआवजा मिलता है, या जो मेन पैरामीटर्स हैं। पहली चीज़ डेथ, अगर किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो कितना कंपनसेशन मिलेगा उसके डिपेंडेंट को, क्योंकि एम्प्लॉय तो चला गया। अब उसकी फैमिली जो डिपेंडेंट है उन्हें क्या मिलेगा, पैसा कितना मिलेगा आफ्टर डेथ। फिर परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट अगर होता है तब कितना मिलेगा उसकी फैमिली को या एम्प्लॉय को। परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट होता है, मतलब कुछ टाइम के लिए फिर एम्प्लॉय ठीक हो सकता है, गुंजाइश है, तो उसके इसमें पैसा कितना मिलेगा, मुआवजा कितना मिलेगा, कंपनसेशन। और टेम्पररी डिसेबलमेंट है, कुछ हफ्ते, कुछ महीनों के लिए, और उसके बाद पता है एम्प्लॉय रिकवर कर सकता है, तो उस केस में हट जाना या मुआवजा उसकी फैमिली को या एम्प्लॉय को कितना मिलेगा। तो ये 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो जानना ज़रूरी है, जिसके बेस पे ही हट जाना या मुआवजा या कंपनसेशन दिया जाता है एम्प्लॉय या वर्कर के लिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चारों पैरामीटर हैं, डेथ, परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट, परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट और टेम्पररी डिसेबलमेंट। अब यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ कैलकुलेशन कंपनसेशन की कैसे होती है, जो मैं आपको डिस्कस कर रहा था कि अलग अलग केसेस में कंपनसेशन अमाउंट भी अलग अलग होता है, तो किन बेसिस पे डिसाइड होता है। तो सबसे पहला है इन केस ऑफ डेथ, अगर किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है वर्कर की, तो जो अमाउंट ऑफ कंपनसेशन होगा वो 50% ऑफ मंथली वेजेस, जो भी महीने में सैलरी या वेजेस मिल रही होगी उसका 50% इनटू रिलीवेंट फैक्टर, जो भी फैक्टर होगा दैट इज जो डिसाइड होगा कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, और डिवाइड बाई ₹80,000 विच एवर इज मोर, जो ज्यादा होगा, विच एवर इज मोर, दोनों में से जो चीजें ज्यादा होंगी, या तो 80,000 रुपये ज्यादा होंगे, या जो अमाउंट ऑफ कंपनसेशन बन रहा है वो ज्यादा होगा, जो भी ज्यादा होगा वो उसे मिलेगा। मानो हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से 1,80,000 आया और यहाँ पे 80,000, तो 1,80,000 मिलेगा डेथ पे, तो दैट इज विच एवर इज मोर। अब परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट होता है अगर, तो उसके लिए अमाउंट ऑफ कंपनसेशन क्या होगा, वही 60% ऑफ मंथली वेजेस इनटू रिलीवेंट फैक्टर, सेम ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड, और 90,000, या तो 90,000 रुपये, या जो 60% मंथली वेजेस और रिलीवेंट फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन आएगा, अगर वो ज़्यादा आया तो जो ज़्यादा होगा वो एम्प्लॉय को मिलेगा इन केस ऑफ परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट। परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट अगर होता है तो क्या मिलेगा, 60% ऑफ मंथली वेजेस इनटू रिलीवेंट फैक्टर, जो भी अमाउंट आएगा, इसमें कोई क्लॉज नहीं है विच एवर इज मोर वाला। और टेम्पररी डिसेबलमेंट होता है तो 25% ऑफ मंथली वेजेस, जो मंथली वेजेस है उसका 25% मिलेगा जब तक वो ठीक नहीं हो जाता। तो ये कैलकुलेशन है कंपनसेशन की चारों केसेस में, और ये एम्प्लॉयर को देनी पड़ती है अपने एम्प्लॉइज को, वर्कर को। गवर्नमेंट भी इन्हीं के बेस पे उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है। यहाँ बात करते हैं अमेंडमेंट एंड चेंजेस की। आप जानते हैं लेजिस्लेशन बहुत पुराने हैं, 1923 में आया था, तो कुछ ना कुछ चेंजेस हुए, कुछ अमेंडमेंट्स किए गए गवर्नमेंट के द्वारा।
इसको एक्ट को, कंपनसेशन एक्ट को नॉर्मली लोग एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट मानते हैं, क्योंकि एम्प्लॉइज के लिए है, सभी एम्प्लॉइज पे लागू होता है। वर्कमैन हो या वर्कमैन, मतलब एक एम्प्लॉय हो एक से ज़्यादा, सभी के ऊपर लागू होता है। तो एम्प्लॉइज के लिए है, इट नॉट फॉर अ सिंगल एम्प्लॉय, किसी एक एम्प्लॉय के लिए नहीं है, सभी एम्प्लॉइज के लिए है। क्लरिकल एम्प्लॉय भी इसमें इंक्लूड किए गए। फिर कंपनसेशन डेथ रेस 80,000 से 1,20,000 रुपये कर दी गई। अभी आपने देखा जो कैलकुलेशन थी वो 80,000 रुपये विच एवर इज हायर था, लेकिन डेथ के लिए फिर 1,20,000 या जो आपका कैलकुलेशन आ रहा है जो ज़्यादा होगा वो एम्प्लॉय को दिया जाएगा। तो ये चेंजेस हुए 80,000 से 1,20,000। फिर कंपनसेशन परमानेंट या टोटल में भी चेंज किया गया, 90,000 से 1,40,000। कैलकुलेशन में आपको 90 दिखाया गया था, लेकिन जो नया अमेंडमेंट चेंजेस बताता है कि 1,40,000 रुपये। तो ये चेंजेस किए गए इस लेजिस्लेशन के अंदर, और एम्प्लॉइज कंपनसेशन मिले, वर्कर को प्रॉपर कंपनसेट किया जाए, उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो। तो इसके लिए लॉ लाया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से एचआर के अंदर। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट के बारे में जाना, दैट इज वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, जिसको लोग एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट के नाम से भी जानते हैं। मैंने आपको कैलकुलेशंस भी बताई इन केस ऑफ डेथ, टोटल, पार्शियल, डिसेबिलिटी के केस में। और सारी चीज़ें जानने के बाद आपने बहुत कुछ सीखा होगा कि क्यों बना ये लॉ, क्यों लाया गया, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगले कंटेंट में कुछ नई स्लाइड के साथ जुड़ेंगे आपके साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।